बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों अभी तक हमने संस्कृति का अर्थ, संस्कृति की परिभाषा और संस्कृति की विशेषताएं, संस्कृति के प्रकार की चर्चा की थी। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है संस्कृति के अंग या उपादान या संस्कृति का संगठन। एक ही बात है, ठीक है, कि संस्कृति बनती कैसे है, संस्कृति का निर्माण करने वाले वे कौन से अंग हैं, वो कौन से उपादान हैं, उनकी जानकारी आज हम करेंगे। और बच्चों संस्कृति 4 अंगों से मिलकर बनी, 4 उपादानों से मिलकर बनी है। और उन उपादानों में सबसे पहला जो अंग है वो है सांस्कृतिक तत्व। बच्चों संस्कृति की वह छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सके सांस्कृतिक तत्व कहलाता है। जिस प्रकार से पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई परमाणु है, शरीर की छोटी से छोटी इकाई कोश है तथा सामाजिक संरचना की परिवार है, ठीक उसी प्रकार से संस्कृति की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई क्या कहलाती है? संस्कृति तत्व कहलाती है। हर्शकोविट्स कहते हैं, हर्शकोविट्स ने इसको परिभाषित किया और कहा कि संस्कृति तत्व एक निर्दिष्ट संस्कृति में पहचानी जाने वाली सबसे छोटी इकाई है। वहीं क्रॉबर ने कहा कि संस्कृति का अल्पतम परिभाषित तत्व सांस्कृतिक तत्व है। और जैकब्स और स्टर्न कहते हैं कि सांस्कृतिक तत्व क्या है? संस्कृति की वह आविष्कृत तथा हस्तांतरित इकाइयाँ हैं जिनको विवरण या सैद्धांतिक अध्ययन के लिए विभिन्न भागों में और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों अब इन परिभाषाओं से एक बात सीधी सीधी स्पष्ट हो गई कि संस्कृति तत्व संस्कृति की सबसे छोटी एक अविभाज्य इकाई है जिसको और आगे विभाजन नहीं किया जाएगा। और अगर हम विभाजन कर देंगे उसका तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए अपन ये कहेंगे कि सांस्कृतिक तत्व किसी भी संस्कृति की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई है। संस्कृति की 2 पक्षों की हमने बात की थी, भौतिक और अभौतिक। इसलिए सांस्कृतिक तत्व भी भौतिक और अभौतिक 2 प्रकार के ही होते हैं। जैसे भौतिक पक्ष में अगर हम लें तो घड़ी, रेडियो, पेन, पंखा, साइकिल, स्टूल, फर्नीचर, टेबल, रुमाल, सारी चीज़ें, ये अनेक वस्तुएं हैं जिनको हम भौतिक सांस्कृतिक तत्वों में सम्मिलित करते हैं। अभौतिक क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो हम कहेंगे कि किसी भी संकेत, अभौतिक क्षेत्र में किसी भी संकेत, शब्द, विचार, किसी एक रीति, प्रथा आदि को सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपके सामने 2 बात आ गई। संस्कृति तत्व क्या है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाएगा? सांस्कृतिक तत्व। फिर अपन कहेंगे कि सांस्कृतिक तत्व, जिस तरह से संस्कृति के 2 भाग अपन ने किए थे, भौतिक और अभौतिक संस्कृति, ठीक उसी तरह से सांस्कृतिक तत्व भी 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक और एक अभौतिक। अब आगे बात करेंगे अपन कि सांस्कृतिक तत्व के अविभाज्य होने का मतलब क्या होता है कि इसका अगर हम विभाजन कर देंगे तो इसका अर्थ ही खत्म हो जाएगा, अर्थ पूर्ण नहीं रहेगी ये। जैसे पेन है, पेन एक सांस्कृतिक तत्व है, लेकिन अगर आपने उसका निब अलग कर दिया, पेन अलग कर दिया, ढक्कन अलग कर दिया, ये सारी चीज़ें अलग अलग कर दी तो अलग तो हो गई लेकिन इसका अर्थ खत्म हो गया, पेन का उपयोग नहीं रहेगा। तो ये क्या है? पेन क्या है? एक अविभाज्य इकाई है, एक अविभाज्य सांस्कृतिक तत्व है। और इसी तरह से सांस्कृतिक तत्वों की रचना में भी जटिलता होती है और इनका निर्माण भी विभिन्न तत्वों से मिलकर होता है। जैसे घड़ी है, घड़ी का निर्माण कई पुर्जों से मिलकर होता है। रेडियो, पंखा, जो भी मशीनरी है वो बहुत सारे पुर्जों से मिलकर बनी होती है, आपको पता ही है। लेकिन इन सांस्कृतिक तत्वों को मानव के काम आने की दृष्टि में सबसे सरल, छोटी और आगे विभाजित न होने वाली इकाई है ये। क्योंकि साइकिल का कोई एक भी पेज अगर इधर उधर हो जाता है, सही ढंग से कसा नहीं जाता, तो साइकिल वर्किंग नहीं होगी। घड़ी जो है उसका भी कोई एक भी स्क्रू ढीला रह गया, सही जगह नहीं लगा या अत्यधिक टाइट हो गया
तो वो बंद नहीं होगी या काम नहीं करेगी। तो इस तरह से हम कह रहे हैं ये सांस्कृतिक तत्व जो है मानव के काम आने की दृष्टि से सबसे सरल, छोटी और आगे विभाजित नहीं होने वाली इकाई है। बच्चों, मानव शास्त्रियों ने संस्कृति के विभिन्न अंगों की व्याख्या की। सबसे पहले सन 1917 में विज़लर ने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर, तो आपसे एक तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, विज़लर की किताब का नाम क्या है? मैन एंड कल्चर। और मैन एंड कल्चर के राइटर कौन है? विज़लर। तो ये दो तरह से प्रश्न किया जा सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले इंडियन संस्कृतियों का अध्ययन प्रस्तुत किया था, अमेरिका की इंडियन संस्कृतियों का अध्ययन किया, और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि संस्कृति के मुख्यतः दो अंग हैं। प्रथम संस्कृति तत्व और दूसरा संस्कृति संकुल। इसके बाद इन्होंने कहा कि सांस्कृतिक तत्व की कुछ विशेषताएं होती हैं, क्योंकि ये विभिन्न अंग की संरचना होती है, इसलिए सांस्कृतिक तत्व की कुछ विशेषताएं जिनकी चर्चा विज़लर ने की है, उसमें इन्होंने सबसे पहले कहा प्रत्येक संस्कृति तत्व का क्या होता है? एक इतिहास होता है, अर्थात उसकी उत्पत्ति को प्रकट करता है वो। जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने है, ठीक है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने। तो मतलब इनका अपना एक इतिहास है कि कैसे ये चीज़ें बनी हैं, इनके विकास की एक कहानी है। फिर दूसरा है सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की तरह स्थिर नहीं होता, इसमें परिवर्तन एवं गतिशीलता भी होती है। अर्थात जब ये सांस्कृतिक तत्व किसी अन्य सांस्कृतिक समूह के संपर्क में आते हैं तब ये बदलते रहते हैं, और कभी कभी सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन संस्कृति की रचना में भी परिवर्तन कर देता है, ठीक है। तीसरा जो विशेषता है वो ये है कि सांस्कृतिक तत्व पृथक पृथक नहीं रह सकते जब तक वे एक साथ घुलते मिलते नहीं हैं। अनेक सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन संपूर्ण संस्कृति को ही अर्थपूर्ण बनाता है, इसलिए सांस्कृतिक तत्व जो है उसके अकेले की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। बच्चों, सांस्कृतिक तत्व का अध्ययन संपूर्ण संस्कृति को समझने के लिए आवश्यक है। ये जो संस्कृति है वो इसी के ऊपर टिकी हुई है, अर्थात संस्कृति का मूल आधार कौन है? सांस्कृतिक तत्व है। इसके इन सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर हम दो संस्कृतियों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम कहेंगे कि किसी भी संस्कृति का अध्ययन सांस्कृतिक तत्वों के सहारे ही किया जाता है। और ये सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी सांस्कृतिक तत्व एक दूसरे से अलग नहीं है, इतने घुले मिले होते हैं कि उन्हें अलग करना और उनका मूल्यांकन करना बहुत कठिन होता है। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा अंग है संस्कृति का संस्कृति संकुल। संस्कृति संकुल का जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि जिस प्रकार से कई सेल्स को मिलकर, कई कोशों से मिलकर एक अंग का निर्माण होता है, कई परिवारों से मिलकर एक समुदाय का निर्माण होता है, कई परमाणुओं से एक अणु बनता है, ठीक उसी प्रकार सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल बनता है, ठीक है। ये सांस्कृतिक तत्व अव्यवस्थित रूप से संबद्ध न होकर अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर बंधे होने चाहिए, तभी ये संस्कृति संकुल कहलाएगा। संस्कृति संकुल, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, समाज, धर्म अथवा पूरक संस्कृति संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो कि इनके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से क्या होता है? बनता है। तो संस्कृति संकुल के अंदर हम कहेंगे कि सांस्कृतिक संकुल, जब सांस्कृतिक तत्व परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े होते हैं और वे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? संस्कृति संकुल कहते हैं। जैसे हॉकी का खेल, हॉकी का खेल एक सांस्कृतिक संकुल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिलकर इसको सफल बनाती है, जैसे गेंद है, स्टिक है, गोल के खंबे हैं, रेफरी की सीटी है, खिलाड़ियों की पोशाक है, खेल के विभिन्न नियम, फील्ड को प्रदर्शित करने वाली झंडी, ये सब मिलकर क्या करते हैं? सांस्कृतिक तत्व का निर्माण करते हैं। बच्चों, इसका दूसरा एक उदाहरण हम ये भी कह सकते हैं, जैसे बहुत सारे फूल मिलकर गुलदस्ते का या माला का निर्माण करते हैं, वो सांस्कृतिक संकुल है। जब फूल बिखरे होते हैं तो वो माला नहीं कहलाती है, लेकिन जब फूल को एक तरकीब से, एक
तरीके से जब जमाया जाता है तो वो माला या गुलदस्ता बन जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि सांस्कृतिक संकुल क्या है, विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का एक व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप है जिसके कारण उसको वो अर्थपूर्ण बन जाती है। ठीक है, सांस्कृतिक तत्वों एवं संकुलों से मिलकर एक संस्कृति क्षेत्र का निर्माण एक संस्कृति विशेष का निर्माण होता है, विकास होता है, और उस विकास के आधार पर ही हम आगे अध्ययन कर पाते हैं। इस तरह से पार्सन्स ने प्यूब्लो इंडियनों के धार्मिक अनुष्ठानों का और बेनेडिक्ट ने उत्तरी अमेरिका में संरक्षक प्रेत आत्माओं के चारों ओर केंद्रित अनुष्ठानों और विश्वासों के संकुलों का अध्ययन किया था। तो इस तरह से बच्चों अपन ने संस्कृति के 2 अंग देखे। तीसरा है संस्कृति प्रतिमान। बच्चों, संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा को विकसित करने का काम किया था रूथ बेनेडिक्ट ने। रूथ बेनेडिक्ट की किताब है पैटर्न्स ऑफ कल्चर। आपको दोनों तरह से, जैसे मैंने कहा, प्रश्न पूछा जा सकता है। किताब का नाम दिया, राइटर का नाम पूछा जा सकता है, राइटर का नाम दे दिया और पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको ध्यान होना चाहिए। रूथ बेनेडिक्ट की किताब का नाम है पैटर्न्स ऑफ कल्चर। इसमें इन्होंने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा को विकसित किया। संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा संस्कृति की मूलभूत प्रेरणाओं, आदर्शों का अध्ययन करती है, जो क्या करती है, संस्कृति को एक विशेष दिशा प्रदान करने का काम करती है, जिसके कारण एक स्वरूप बनता है। एक संस्कृति प्रतिमान में संस्कृति तत्व और संस्कृति संकुल, संस्कृति तत्व एवं संकुल एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जिस प्रकार से घड़ी, रेडियो, मकान आदि की विभिन्न इकाइयाँ एक निश्चित तरीके से सुसज्जित है, उनमें एक क्रमबद्धता है, एक व्यवस्था है, उसी प्रकार से संस्कृति संकुल जब एक विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संस्कृति प्रतिमान कहते हैं। ठीक है, कई संस्कृति प्रतिमानों के व्यवस्थित संगठन से एक संपूर्ण संस्कृति का निर्माण होता है। हर्शकोविट्स कहते हैं कि संस्कृति प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का डिज़ाइन है जो समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से क्या होता है, व्यक्त होता है। हम किसी व्यक्ति के आचरण, बोलचाल की भाषा, पहनावे, ओढ़ावे से देखकर कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति इस कल्चर से संबंधित है। ठीक है, प्रत्येक संस्कृति की हमें कुछ मूलभूत प्रेरणाएं, आदर्श या सिद्धांत देखने को मिलते हैं बच्चों, और उसके आधार पर व्यक्ति क्या करता है, व्यवहार करता है। और इस तरह से एक संस्कृति, इन आधारों पर एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से क्या हो जाती है, भिन्नता ले लेती है। और इस तरह से हम कहेंगे कि ये संस्कृति तत्व संस्कृति प्रतिमान जो है, इस संदर्भ में डॉक्टर दुबे ने भी कहा कि संसार की बहुत थोड़ी संस्कृतियाँ ऐसी होंगी जिनमें एक विशिष्ट संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को अनुप्राणित एवं पूर्ण रूप से संचालित करता हो। अर्थात संस्कृतियाँ ऊपरी तौर पर जितनी सरल और आकर्षक प्रतीत होती है, वास्तव में वे उतनी ही अधिक जटिल भी होती है। उनके जीवन की विभिन्न गतिविधियों को और प्रवृत्तियों को किसी एक सिद्धांत या आदर्श के द्वारा समझा नहीं जाता। और अंतिम जो अंग है वो है संस्कृति क्षेत्र। बच्चों, किसी भी संस्कृति के अध्ययन में उसके भौगोलिक पक्ष को छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही विकसित होती है, और वहीं तक जहाँ तक उसका विस्तार होता है वो क्या कहलाता है, संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। यदि हम इन संस्कृतियों की तुलना एक दूसरे से करें, जैसे एक संस्कृति जो है, प्रत्येक संस्कृति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही फैली होती है। यदि हम एशिया या यूरोप महाद्वीप की यात्रा करें तो हम देखेंगे कि हमें अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी, और जब हम उनमें अंतर करें तो हमें पता चलेगा कि इन संस्कृतियों की तुलना में अधिक जो है सांस्कृतिक तत्व और संकुल एवं प्रतिमानों का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है। जिस क्षेत्र तक एक संस्कृति का विस्तार होता है वो क्या कहलाता है, सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। बच्चों, सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले विज़लर ने किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया या किसने दी।
तो आपको पता होना चाहिए विज़लर ने अमेरिकी इंडियन संस्कृति के अध्ययन के दौरान इस सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा को विकसित किया और बताया। इसके बाद हर्शकोविट्ज़, क्रॉबर, सापिर आदि ने भी सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अलग अलग अध्ययनों में किया। सांस्कृतिक क्षेत्र को डॉक्टर एस.सी. दुबे ने भी परिभाषित किया और उन्होंने कहा, कतिपय संस्कृति तत्व या सांस्कृतिक संकुल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर एक संस्कृति क्षेत्र का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। तो कुल मिलाकर बात जो समझने की है वो है कि एक ही प्रकार की संस्कृति एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में फैली होती है, जहाँ तक वो फैली होती है, जहाँ तक उसका विस्तार होता है, वो क्या कहलाता है? संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। विज़लर एवं क्रॉबर ने अमेरिका के आदिवासी क्षेत्रों का 15 स्वतंत्र सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजन किया। ऐसा प्रयास अफ्रीका के लिए हर्शकोविट्ज़ ने भी किया और उसके बाद विज़लर ने कहा कि यदि हम नई दुनिया के आदिवासियों और उनके सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर इसको विभाजित करें तो हमें खाद्य क्षेत्र, वस्त्र, धर्म क्षेत्र आदि देखने को मिलेंगे। अर्थात संस्कृति जो है अलग अलग तरह की संस्कृति है, खाने के पीने के तौर तरीके अलग हैं, वस्त्र अलग तरह के हैं, धर्म अलग तरह का है। तो इसलिए अपन कहेंगे कि पहले जब संस्कृति की विशेषताएं की थी तो मैंने आपको बताया था संस्कृति क्या है? सीखी जाती है। संस्कृति सीखी जाती है, अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्कृति को क्या कर सकता है? सीख सकता है, क्योंकि बच्चा जन्म लेता है तब सीखने की क्षमता लेकर पैदा होता है। निकट की संस्कृति को दूर की संस्कृति की तुलना में सीखने के अवसर ज़्यादा होते हैं और सांस्कृतिक तत्व एवं संकुल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं? प्रसारित होते रहते हैं। किंतु जब इनका फैलाव ज़्यादा दूर तक हो जाता है तो फिर क्या होता है? ये अपनी मूल विशेषताओं को खोकर उस नवीन क्षेत्र की विशेषताओं को अपना लेते हैं। अतः सांस्कृतिक तत्व एवं संस्कृति संकुल मूल रूप में एक सीमित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और इसके बाद संस्कृति संकुल का जब प्रसार होता है तो संस्कृति तत्वों के प्रसार से में घने जंगल, रेगिस्तान, महासागर, पर्वत आदि भी आते हैं, बाधाएं आती हैं। अतः यातायात एवं संचार के साधन इसमें सहायक होते हैं। बच्चों, अंत में मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा सांस्कृतिक समानताओं के भौगोलिक क्षेत्र को क्या करती है? प्रकट करती है और इस आधार पर हम एक संस्कृति की दूसरी संस्कृति की तुलना कर सकते हैं। इस संदर्भ में हर्शकोविट्ज़ ने कहा भी है कि आंतरिक संगठन की भांति भूमि के विस्तार में भी मानव सभ्यता की एकताएं कायम रहती हैं। संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा जो है, जहाँ संस्कृति तत्व एवं संस्कृति संकुल अपने शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि संस्कृति क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है, लोगों का प्रचार प्रसार हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचार के साधनों, यातायात के साधनों के विकास के कारण व्यक्ति आ जा रहा है। तो इसलिए आज संपूर्ण विश्व में अनेक समान संस्कृति तत्व पनप रहे हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा जो है संस्कृतियों के अध्ययन के लिए एक उपयोगी यंत्र के रूप में सहायक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं कल फिर, और कल हम करेंगे संस्कृति का मानव जीवन पर प्रभाव। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।